हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का वीडियो है वो काफ़ी अलग होने वाला है मेरे बाकी वीडियोस से, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं हाउ टू डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एन आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल का क्रिटिकल एनालिसिस करना बहुत ही आसान रहता है और बहुत ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किसी भी आर्टिकल का, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना सीख जाओगे। ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है यहाँ पे, ये मैंने इस तरह से बनाई है कि जब आप अपना आर्टिकल क्रिटिकल एनालिसिस करके ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हो तो आपको किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए और क्या वे रहता है प्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल सिलेक्ट किया है और उस आर्टिकल को हमने कैसे प्रेजेंट करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो अब जल्दी से समझते हैं कि कैसे हम आर्टिकल का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और किस तरह से हमें प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए कि हम उसे प्रेजेंट कर सके ऑडियंस को और उनका सारा अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सके। तो जल्दी से अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज़ द आर्टिकल जिसके ऊपर आज हम सीखेंगे क्रिटिकल एनालिसिस। तो ये पूरा टाइटल और पूरा ऑथर का नेम, जर्नल का होम पेज वगैरह, वॉल्यूम वगैरह सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। और इस वाली स्लाइड में आपको इसका पूरा एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर इन्होंने जो जो चीज़ें मेंशन करी हैं आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब ये जो पूरा आर्टिकल है ये मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया यहाँ पे सारा कि आर्टिकल क्या है। आप चाहो तो इस आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले ना जर्नल क्लब या फिर जो हम ये कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द आर्टिकल, इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसमें हम करते क्या हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना, सबसे पहले हम एक आर्टिकल लेते हैं, लेट इट बी एनी आर्टिकल, राइट। जैसे मैंने ये वाला आर्टिकल लिया है यहाँ पे जिसका मैंने आपको अभी इमेज दिखाया है ना। इस आर्टिकल को मैंने अच्छे से पढ़ा, ठीक है, अच्छे से मैंने इसको पढ़ा। फिर जो मुझे चीज़ें लगी कि हाँ ये इस आर्टिकल की अच्छी बातें थी और ये इस आर्टिकल में मुझे कुछ बुरी बातें लगी। अब ये अच्छा बुरा डिसाइड करना तो सबके लिए सब्जेक्टिव होता है ना। मान लो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी और मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो इसको हम किसके बेसिस पे जज करेंगे कि ये आर्टिकल अच्छा है या ये आर्टिकल बुरा है, इसमें ये अच्छाइयाँ थी और ये बुराइयाँ थी। तो वो हम जज करते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के बेसिस के ऊपर कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, उसके अंदर हमारे कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं जो हर आर्टिकल या हर मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर आपके होनी चाहिए। तो उन्हीं के बेसिस पे हम आर्टिकल को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि क्या इन्होंने वो जो सारी गाइडलाइंस थी, जो सारे प्रोसीजर्स थे, वो फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। तो अगर आपको किसी भी आर्टिकल को क्रिटिकल एनालिसिस में देखना है या करना है तो आपको जो एक बेसिक प्रोसीजर होता है एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखने का, एक आर्टिकल का, वो आपको पता होना चाहिए और उसी के बेसिस पे आप इसकी गुड थिंग्स और बैड थिंग्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखना, अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन आपको नहीं देना है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में दे सकते हैं बट ओवरऑल आपको जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसी के अराउंड स्टिक रहना है, ठीक है। तो ये था वो आर्टिकल जिसके ऊपर मैंने आपको क्रिटिकल एनालिसिस करके दिखाया है, ठीक है। अब जब भी हम क्रिटिकल एनालिसिस का प्रेजेंटेशन इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले उस आर्टिकल को डिस्क्राइब करते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें थी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एक ब्रीफली डिस्क्राइब करके दिखाया है सारा कि अगर आप कहीं पे भी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हो तो आपको भी इसी तरीके से करना है। देखो, सबसे पहले जो आपका टाइटल होता है आर्टिकल का वो आपको पूरा लिखना है। जैसे कि यहाँ का टाइटल है जो मैंने आर्टिकल चुना है, इफेक्ट ऑफ एक्वेटिक थेरेपी ऑन फंक्शनल बैलेंस इन पेशेंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस आर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। सो दिस इज द आर्टिकल। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी अपने मन से बना के नहीं लिखा है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे आर्टिकल में मिली है वही इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अपने ऑडियंस को बताऊंगी जब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैंने जर्नल का नाम बताया है, रेफरेंसिंग स्टाइल एंड IRB अप्रूवल बताया है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ ये मैंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल से ही ली है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें मैंशन करी हैं। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से अभी कुछ भी एड ऑन या अच्छा बुरा करके नहीं बता रही। ऑथर का नाम, ईयर ऑफ पब्लिशिंग, इनके कितने साइटेशंस हुए हैं वो भी यहाँ पे मैंने सब बताया है। अब क्योंकि आर्टिकल काफ़ी बड़ा होता है, उसके अंदर आपको बैकग्राउंड, कंक्लूजन, मेथड, डिस्कशन, रिजल्ट्स वगैरह सब देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा है तो मुझे पूरा का पूरा बैकग्राउंड एज इट इज़ आर्टिकल से यहाँ पे कॉपी नहीं करना है ना। मुझे जस्ट उसका जिस्ट लिखना है कि इन्होंने बैकग्राउंड में या फिर जो आर्टिकल का इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है
उसमें इन्होंने ये बातें कहने की कोशिश करी हैं और इन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया है। जैसे कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस पे स्टडी करी है इन्होंने, तो इन्होंने पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में बताया है कि उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। फिर उन्होंने बैलेंस डिसऑर्डर की बात करी है कि बैलेंस डिसऑर्डर क्या होते हैं, और यहाँ पे इन्होंने नीड बताया है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो लास्ट में लिखा है, हेंस द नीड टू डेवलप इंटरवेंशन टू मेंटेन और इम्प्रूव फंक्शनल बैलेंस एंड रिड्यूस इंजरीज इज एसेंशियल। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइन में ही समराइज किया है इनका बैकग्राउंड इस पर्टिकुलर स्लाइड पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में, कौन सी स्टडी हुई है, कितनी हो रखी है, पूरा परसेंटेज वाइज इन्होंने डाटा दिया है, ठीक है। तो ये मैंने 3 स्लाइड्स के अंदर आपका जो पूरा बैकग्राउंड था वो सारा बता दिया है। उसके बाद इन्होंने अपनी आर्टिकल में, जब आप आर्टिकल डाउनलोड करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे इन्होंने एम भी दिया हुआ है कि इनकी स्टडी का एम क्या था, तो वो भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। मेथोडोलॉजी में इन्होंने जो जो चीज़ें इंक्लूड करी हैं, जैसे कि स्टडी डिज़ाइन, स्टडी का जो ड्यूरेशन है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है। इन्होंने अपने इंक्लूजन क्राइटेरिया भी मेंशन किए हैं और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे इंक्लूजन, एक्सक्लूजन या जो भी डाटा है वो मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, जो मुझे आर्टिकल में इन्फॉर्मेशन मिली है वो एज इट इज़ सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। हमें अपनी तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं करना, क्यों? क्योंकि अभी हम जब प्रेजेंट करेंगे ये वाली प्रेजेंटेशन, या जब भी हम क्रिटिकल एनालिसिस को प्रेजेंट करते हैं टू द ऑडियंस, तो हम सबसे पहले जो आर्टिकल है उसका जिस्ट देते हैं, मतलब एक पूरी समरी दे देते हैं कि हाँ इस आर्टिकल में ये सब बातें लिखी हुई हैं, रिसर्चर ने ये सब बातें प्रेजेंट करी हैं। तो यहाँ पे पूरा देखो प्रोसीजर इन्होंने बताया है कि हमने एक रिटन कंसेंट भी लिया था, फिर हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक्सपेरिमेंटल एंड अ कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो भी एक्सरसाइज का फ्रिक्वेंसी है, ड्यूरेशन है, वो बताया है, और प्लस टेम्परेचर भी मेंशन किया है, क्योंकि ये एमएस के पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। एक्सरसाइज का जो फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन है वो तो बताया ही है, साथ साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवाई हैं वो भी मेंशन किया है इन्होंने। तो ये सब इनका पूरा प्रोसीजर का है। अब आउटकम मेजर्स की बात करें तो इनके आर्टिकल में इन्होंने 3 आउटकम मेजर्स यूज़ किए हैं, और इन्होंने एक एवरेज लिया है 3 ट्रायल्स का, ठीक है। तो इन्होंने स्कोर भी बताया है कि हमने एक एवरेज स्कोर लिया है 3 ट्रायल्स का, ठीक है। तो इन्होंने पूरा यहाँ पे टेस्ट बताया है। फिर इन्होंने कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, कौन सा टेस्ट लगाया है, वो भी इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है। प्लस यहाँ पे इन्होंने अपना सारा जो रिजल्ट है वो भी बताया है। अब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनका यहाँ पे एक टेबल भी लगा दिया है जो इन्होंने अपने आर्टिकल में प्रेजेंट किया था, राइट। बट देखो यहाँ पे तो मैं सारी चीज़ जल्दी जल्दी बता रही हूँ आपको, बट जब आप प्रेजेंट करते हो ना, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बट जब आप प्रेजेंट करते हो ना अपना आर्टिकल, तो आपको ये एक एक चीज़ ना बतानी पड़ती है कि इनके डिस्कशन में ये था, इनके रिजल्ट में ये था। जैसे अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि हो सकता है कि आप इस आर्टिकल से कोरिलेट करो या नहीं कर पाओ अगर आप मेडिकल फील्ड के नहीं हो, राइट। बट जब आप एनालिसिस करते हो आर्टिकल का, तो आपको इस तरीके से ही प्रेजेंट करना होता है अपना आर्टिकल। अब यहाँ पे डिस्कशन भी जो रिसर्च ने अपनी तरफ से लिखा है वही मैंने सारा यहाँ पे समराइज किया है। डिस्कशन को एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना होता, डिस्कशन को हमें अपनी लैंग्वेज में बताना होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने पूरा डिस्कशन दिया है जो इन्होंने बताया था। उसके बाद इन्होंने अपनी स्टडी में फ्यूचर स्कोप के बारे में भी बात करी है। तो जो फ्यूचर स्कोप है ये भी रिसर्चर के द्वारा ही दिया गया है। अब यहाँ से पार्ट शुरू होता है क्रिटिकल एनालिसिस का। अब यहाँ से मेरा एनालिसिस आएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो मैंने आपको अब तक बताया है, इसके अंदर मुझे क्या अच्छा लगा है, क्या पॉजिटिव बातें लगी हैं और क्या नेगेटिव बातें लगी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टैबुलर फॉर्म में करते हैं ताकि समझने में ना जो ऑडियंस बैठी है, जिनको आप प्रेजेंट कर रहे हो, उनको भी ये चीज़ एकदम देखते ही समझ आ जाए। अब देखो एक कॉलम हमने रखा है डिस्क्रिप्शन का, एक अप्रेजल का और एक क्रिटिकल एनालिसिस का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल की। तो जो स्टडी का टाइटल है वो बहुत अच्छे से डिफाइंड था स्टडी पॉपुलेशन की टर्म में, और वो जो आप स्टडी करने वाले हो उसके बारे में क्लियर इमेज दे रहा था कि हाँ हम ये करने वाले हैं और ये पूरा प्रोसीजर है। तो जो इनका टाइटल था उसमें मुझे सारी अच्छी ही बातें लगी, उसमें कोई मुझे क्रिटिकल एनालिसिस नहीं लगा। फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। तो जो एब्स्ट्रैक्ट था उसकी जो मुझे अच्छी बातें लगी हैं वो, और जो मुझे उसमें प्रॉब्लमैटिक लगा है या फिर मैं अगर होती तो मैं उसमें ये चीज़ें करती, सारी बातें मैंने डाली हैं क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर। तो इस तरीके से हम अप्रेजल और क्रिटिकल एनालिसिस के 2 कॉलम बनाते हैं और फिर हर स्टेप को यहाँ पे अच्छे से एनालाइज करते हैं। जैसे जो इनका एब्स्ट्रैक्ट था वो वर्ड लिमिट्स के अंडर था, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव, मेथड, आउटकम मेजर्स, रिजल्ट एंड कंक्लूजन सब था। उसको देख के एक प्रॉपर समरी मिल गया कि हाँ आर्टिकल के अंदर क्या क्या होगा। बट
उसी टाइम पे सेम टाइम पे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ये लोग ऐड कर सकते थे अलॉन्ग विद द पर्पस ऑफ द स्टडी। जो एब्स्ट्रैक्ट था उसके अंदर एज ग्रुप जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट्स नहीं दिया था और जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं हर एब्स्ट्रैक्ट के एंड में वो भी यहाँ मेंशन नहीं थे। तो देख रहे हो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ये रिसर्चर अपनी रिसर्च के आर्टिकल में डालना भूल गए या फिर उन्होंने नहीं डाला बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो मेरा ये जो क्रिटिकल एनालिसिस है इससे ये पता चल रहा है कि हाँ मेरे को कितना नॉर्मल पता है, मतलब कितना स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर मुझे पता है, उस हिसाब से मैंने कितना एनालाइज किया है कि इस रिसर्चर ने इस आर्टिकल में क्या चीज़ें करी हैं और क्या चीज़ें नहीं करी हैं। अब ऐसे ही बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बैलेंस और एमएस का क्या रिलेशन होता है और इसमें कैसे फॉल का चक्कर रहता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने ये भी बताया था कि क्यों नीड है हमें ऐसे एक्सरसाइज प्रोग्राम डेवलप करने की, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इन्होंने एम ऑफ द स्टडी भी काफ़ी अच्छे से मैंशन किया था। बट जो चीज़ इन्होंने मैंशन नहीं करी थी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर वो था ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत एमएस का जो प्रेवलेंस है, थोड़ा बहुत डिजीज़ की फिजियोलॉजी पैथोलॉजी, वो भी हमें थोड़ा बहुत जस्ट एक पैराग्राफ के अंदर स्मॉल पैराग्राफ में समझा सकते थे, तो इट वुड हैव बीन इवन बेटर। ठीक है, तो ये मेरा क्रिटिकल एनालिसिस है। हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स अप्रेजल की तो बात ही छोड़ दो, उन्होंने लिखे ही नहीं है, तो वो इनका क्रिटिकल एनालिसिस है। एम जो है वो क्लियरली मेंशन था और एथिकल क्लियरेंस भी इन्होंने लिया हुआ है, और जहाँ से इन्होंने अपना एथिकल क्लियरेंस लिया है उसका भी इन्होंने नाम मेंशन किया है। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग जो कि हम इनकी अप्रेज कर रहे हैं। सैम्पल साइज जो है, सैम्पल साइज इन्होंने मेंशन तो किया है कि हमने हर ग्रुप के अंदर 20-20 सब्जेक्ट्स दिए हैं, पार्टिसिपेंट्स दिए हैं, बट सैम्पल साइज के लिए इन्होंने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, वो इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो वो इनको बताना चाहिए था, जैसे कि हम जी पावर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो इनको लिखना चाहिए था। स्टडी पॉपुलेशन में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन किया है प्रॉपरली, बट यहाँ पे क्या है ना, हम कुछ और भी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं जो कि इन्होंने ऐड नहीं किए। जैसे कि इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर मुझे लगा कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो ऐड होने चाहिए थे इन द स्टडी पॉपुलेशन, तो मैंने अपनी तरफ से वो यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एमएस के पेशेंट के बिहाफ पे। आता है सैम्पलिंग क्राइटेरिया। तो इन्होंने अप्रेजल में मैंने क्या लिखा है कि इन्होंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करी है, बट क्रिटिकल एनालिसिस में क्या है कि इन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया है टू सिलेक्ट रैंडम सैंपल्स, वो इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस का पॉइंट आ जाएगा कि ये इन्होंने चीज़ नहीं बताई, करी है नहीं करी है, वी हैव नो राइट टू कमेंट ऑन डैट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं किया अपने आर्टिकल के अंदर जो वो चीज़ इन्हें करनी चाहिए थी। जो प्रोसीजर की बात है वो अच्छा बात क्या, प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने सबसे कंसेंट लिया है, जो वाटर का टेम्परेचर है वो वगैरह सब इन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या था कि जो कंट्रोल ग्रुप था उस ग्रुप को ये कुछ अदर कन्वेंशनल या कुछ अदर तरीके का ट्रीटमेंट दे सकते थे, क्योंकि ये एथिकली भी रॉन्ग है कि आप उनको कुछ भी नहीं दे रहे हो बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन योर स्टडी। तो चाहे आप उन्हें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ही दे दीजिए पर आपको देना चाहिए था। दूसरा, अगर जब भी पेशेंट को एक्सरसाइज बता रहे थे तो कुछ उनके क्लियर इमेजेस भी यहाँ पे दिखा सकते थे आर्टिकल के अंदर कि हमने ये एक्सरसाइजेस पेशेंट को कराई हैं, जिससे हमें भी एक क्लियर इमेज मिल जाता कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। दूसरा, जो इन्होंने प्रोसीजर लिखा है वो सारा थ्योरी में लिखा हुआ है, तो अगर ये एक चार्ट के थ्रू, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, एक फ्लो चार्ट के थ्रू अगर उसको डिपिक्ट करते तो वो बहुत आई कैची होता और देखते ही समझ आ जाता बजाय एक पैराग्राफ लिखने के, तो वो चीज़ भी यहाँ पे कर सकते थे। अब क्योंकि जो ये स्टडी थी ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स पे थी, तो उसमें बहुत सारे आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक तो आप एमएस के पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो, दूसरा आप वाटर में एक्सरसाइजेस कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ये एक सोसाइटी है, ठीक है, उनसे मैंने देख के ये सारी गाइडलाइंस लिखी थी और ये सारी गाइडलाइंस इनको मेंशन करनी चाहिए थी यहाँ पे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको भी दूंगी, तो इसके लिए मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला था। क्योंकि मैंने ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट हैं, जो ये क्योंकि ये स्टडी ही उन्हीं के ऊपर है, तो ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट हैं इनके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं जो कि इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया था। दूसरा, आप हाइड्रोथेरेपी दे रहे हो पेशेंट को, आप वाटर में एक्सरसाइजेस करवा रहे हो, तो आपके पास एक CPR सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि आप नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ डील नहीं कर रहे हो, आप ऑलरेडी अफेक्टेड MS के पेशेंट
सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो एंड दैट टू इन वाटर। तो वो सारे प्रिकॉशंस वगैरह इनको यहाँ पे मेंशन करने चाहिए थे, क्योंकि अब हमें नहीं पता ना, हम थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हमें नहीं पता उन्होंने ये सारे प्रिकॉशंस जो है वो यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं। और इनमें से कुछ ऐसा फालतू नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड किया हो, क्योंकि आप MS का पेशेंट देख रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ ऐड ऑन करी है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है आउटकम मेजर्स। तो इन्होंने जो आउटकम मेजर्स हैं उनके बारे में अच्छे से बताया है कि हमने 3 आउटकम मेजर्स लिए हैं और इन्होंने एवरेज लिया है 3 स्कोर्स का, ठीक है। तो ये इन्होंने अच्छी बात करी है। क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, तो जैसे इन्होंने 3 प्राइमरी आउटकम मेजर्स लिए हैं तो ये कुछ सेकेंडरी आउटकम मेजर्स भी ले सकते थे, क्योंकि ये स्टडी तो कर ही रहे हैं तो ये बाकी चीज़ें भी मेजर कर सकते थे एज सेकेंडरी आउटकम मेजर्स। ये इन्होंने जो आउटकम मेजर्स लिए हैं इनके बारे में जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें पॉइंट आउट करनी होती हैं, ऐसे मतलब दिमाग लगा के सोचनी पड़ती हैं कि इन्होंने क्या गलती करी, क्योंकि जब आप आर्टिकल पढ़ते हो तो आपको लगता है हाँ ऐसे तो सब कुछ सही लिखा है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, बट नहीं। क्यों ऐसा आपको क्यों लगता है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं पता कि हाँ ये सब होना चाहिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। तो वो आपको कब पता लगेगा, जब आप रिसर्च अच्छे से पढ़ोगे कि नॉर्मल अच्छी रिसर्च अच्छा आर्टिकल किसे कहते हैं, उसके क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं, और आपको खुद भी अपना जो ब्रेन है, जो अपना दिमाग है वो खुला रखना पड़ेगा, जिससे आप आर्टिकल के अंदर जो नेगेटिव बातें हैं या फिर जो चीज़ें रिसर्चर ने नहीं लिखी हैं वो आप पॉइंट आउट कर पाओ। डाटा एनालिसिस के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, कौन सा मेथड यूज़ किया है, वो सब इन्होंने बताया है। रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट का अप्रेजल आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कि इन्होंने प्रॉपर टेस्ट लगाए हैं जो लगाने थे। जो रिजल्ट है वो टैबुलेटेड फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है, मतलब टेबल्स बना के डिपिक्ट किया गया है। मीन एज भी मेंशन करी है पार्टिसिपेंट्स की, और जो डिजीज़ का ड्यूरेशन है वो भी इन्होंने मेंशन किया है। बट यहाँ पे नेगेटिव बात क्या थी या फिर कौन सी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते थे कि इन्होंने टैबुलर फॉर्म में जो डाटा डिपिक्ट किया है बट इन्होंने कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, ये ग्राफ्स भी दिखा सकते थे। जेंडर, कौन सा जेंडर इन्होंने लिया है, या सिर्फ मेल है सिर्फ फीमेल है या फिर मिक्स है मेल फीमेल का, वो इन्होंने कहीं नहीं बताया। दूसरा जो फैट मास है या फिर जो वेट है पार्टिसिपेंट्स का वो भी इन्होंने नहीं बताया। ये पॉइंट क्यों ज़रूरी है यहाँ पे, ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वाटर है, वाटर में आपका बॉयंसी का इफेक्ट लगता है, ठीक है, ग्रेविटी का इफेक्ट लगता है, तो उन सारी चीज़ों का फैट मास पे या वेट पे असर पड़ता है। तो ये भी इनको यहाँ पे बताना चाहिए था। फॉलोअप के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है जो कि इन्हें बताना चाहिए था। जो डिस्कशन है, डिस्कशन में इन्होंने अपना रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझाया है। इन्होंने कई सारे आर्टिकल्स भी कोट किए हैं जो इनकी स्टडी को सपोर्ट करते हैं। बट इनका क्रिटिकल एनालिसिस क्या था कि अपने रिजल्ट को और आर्टिकल्स के यूज़ करके एक बेटर तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते थे। ये जो दूसरे सेकेंडरी मेजर्स मैंने बताए थे कि जैसे ROM, मसल स्ट्रेंथ, वो भी इंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी बैलेंस इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। इनको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए था कि हाउ हाइड्रोथेरेपी इम्प्रूव्स फंक्शनल बैलेंस इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट्स, तो उसके बारे में भी अगर और आर्टिकल्स ये डालते तो ज़्यादा बेटर रहता। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो उन्होंने कंक्लूजन अच्छे से अपना बताया है, बट इसकी जो राइटिंग थी वो सेपरेटली एक अच्छी क्लैरिटी के साथ ये लिख सकते थे। लिमिटेशंस इन्होंने अपनी स्टडी की मेंशन नहीं करी हैं। फ्यूचर स्कोप ऑफ द स्टडी मेंशन किया गया है, बट उसको भी ये अलग कॉलम में ये मेंशन कर सकते थे। सो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन कि आपको किस तरह से अपना जर्नल क्लब जो है या जो क्रिटिकल एनालिसिस है आर्टिकल का वो प्रेजेंट करना होता है और बनाना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप कोई और वीडियो भी चाहते हो मैं बनाऊँ तो उसके लिए भी जल्दी से मुझे कमेंट्स कर देना। थैंक यू।